दिल्ली में एक के बाद एक बड़े घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल बंगला रेनोवेशन स्कैम में खुद फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली के बाद पंजाब उनके निशाने पर है, जहां का खजाना भगवंत मान खुलकर केजरीवाल की सुख सुविधाओं पर उड़ा रहे हैं। यही वजह है अरविंद केजरीवाल चाहे किसी भी चुनावी सभा में चले जाएं या फिर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाने एक राज्य से दूसरे राज्य, हर कहीं भगवंत मान घंटी की तरह उनके साथ होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का खुलासा किया। भगवंत मान को केजरीवाल इसलिए अपने साथ रखते हैं ताकि पंजाब सरकार के विमान का मजा वे मुफ्त में लूट सकें। मतलब केजरीवाल की सेवा में पंजाब सरकार का विमान केजरीवाल की सेवा में सदैव तत्पर रहता है और इसके कारण पहले से ही लाखों करोड़ के कर्ज में डूबे पंजाब को करोड़ों का चूना केजरीवाल की वजह से लग रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली भाजपा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरा है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल पर सियासी हमला करते हुए उन पर गरीबों के कल्याण में लगने वाले पैसों का इस्तेमाल कर खुद के लिए शीश महल बनवाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्हें लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। सीतारमण ने आरोप लगाया कि गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल होने वाला पैसा केजरीवाल के लिए शीश महल बनाने पर खर्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर सहयोग पाने में जुटे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इन सभी बैठकों के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल चाहते हैं कि विपक्ष के सभी दल दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करें और हाल ही में उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की थी और इस रैली में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात की मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ा ने तमाम तरह की साजिशें की। सबूतों से छेड़छाड़ करने से लेकर और उसके आधार पर प्रोपेगेंडा चलाने तक के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं और जमानत हासिल करने की कोशिशों में जुटी हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वह एक नेता के लिए टूल के तौर पर काम कर रही थी। यही नहीं, गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ यदि उन्हें बेल मिली तो फिर वह सबूतों को नष्ट कर सकती हैं और इसके अलावा गुजरात सरकार के वकील मितेश अमीन ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ पर केस भी सबूतों से छेड़छाड़ करने और उसके आधार पर प्रोपेगेंडा चलाने का ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल से 30 लाख रुपए की रकम तीस्ता सीतलवाड़ को मिली थी। यह रकम 2002 के गोधरा दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को दी गई थी ताकि नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर किया जा सके। 2002 के दंगों के बाद एक बड़ी साजिश रचकर नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को फंसाने के मकसद से प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर लगा है। यही नहीं, केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ किया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने एक नेता के लिए टूल के तौर पर काम किया। मितेश अमीन ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने पुलिस अधिकारियों आरवी श्री कुमार और संजीव भट्ट के साथ मिलकर गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। इसके लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया था। गुजरात सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी के दावे का भी जिक्र अदालत में हुआ। एसआईटी ने कहा था कि उसने अपनी जांच में सबूत हासिल किए हैं और जिससे पता चला कि तीस्ता सीतलवाड़ एक राजनीतिक पार्टी के नेता से आर्थिक मदद हासिल कर रही थी। इसके पहले इन्हीं आधार पर गुजरात सरकार ने सेशन कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की बेल याचिका का विरोध किया और इस मामले में एक गवाह रईस खान का भी जिक्र वकील ने किया। उन्होंने कहा कि रईस खान ने भी तीस्ता सीतलवाड़ की साजिश का हिस्सा होने की बात स्वीकार की थी। रईस खान ने अपने बयान में कहा था कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ से कहा था कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कुछ लोगों को सजा मिले और वे जेल जाएं। वकील ने रईस खान का बयान पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका थी। वकील ने रईस खान के अलावा नरेंद्र ब्रह्मभट्ट के बयान का भी जिक्र किया। चार्जशीट में भी तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिलने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैश फॉर जॉब घोटाला मामले में स्टालिन सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद डीएमके में खलबली मच गई और एमके स्टालिन से तत्काल सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली गई। वजह यह कि स्टालिन को इस बात का अंदेशा है कि उनके कई और नेता मंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं। स्टालिन के इस कदम से बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीएम एमके स्टालिन पर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने
सीएम स्टालिन पर बड़े आरोप भी लगाए। बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि सीएम स्टालिन को इस चीज का डर है कि वो जांच के लिए अगले शख्स होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पर यह आरोप है कि मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें 200 करोड़ की रिश्वत मिली है। अन्नामलाई ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को डर है सीबीआई जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे, और आज उन्होंने राज्य सरकार की इजाजत के बिना तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री को लेकर एक असाधारण कदम उठाया है। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के नेता लगातार इस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि ईडी ने राज्य सचिवालय में कैसे प्रवेश किया, जिसके बाद गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी और जांच के लिए अनुमति लेना स्वीकार्य किया। धन शोधन के एक मामले की जांच के चलते तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। लंबी पूछताछ के बाद देर रात ईडी के अधिकारियों ने सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वे फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए और उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिवालय से देर रात सतर्कता विभाग के कमरे से शराब घोटाला, रेनोवेशन घोटाला और दूसरे कई घोटालों की फाइल्स को हटाकर ले जाए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज चारों तरफ से घिर गए हैं। बचाव रास्ता नहीं मिलता देख सौरभ भारद्वाज ने अब मामले की जांच को उलझाने के लिए सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर के कार्यालय से संवेदनशील फाइल्स और दस्तावेज हटाए जाने के आरोपों को एक साजिश करार दिया और फिर इस मामले में साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत भी दी। सौरभ भारद्वाज ने IAS अधिकारी राजशेखर और मुख्य सचिव नरेश कुमार पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की मांग की है। हालांकि भारद्वाज के आरोपों पर दिल्ली के मुख्य सचिव और सेवा विभाग में विशेष सचिव की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पिछले 9 सालों से विवाद चला आ रहा है। ये विवाद अब इतना गहरा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में आने के बाद केंद्र ने अध्यादेश लाकर शीर्ष अदालत के फैसले को ही बदल दिया। सेवा विभाग से संवेदनशील फाइल्स इधर उधर होने की घटना भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और अध्यादेश लागू होने के बीच के 8 दिनों की है। इसके संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सेवा विभाग के कमरे से कुछ लोग फाइल्स लेकर किसी दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। खास बात ये कि जिस फाइल को लेकर दिल्ली के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मंत्रियों के बीच तनातनी है वो दिल्ली की नई आबकारी नीति संबंधित फाइल्स हैं। इस मामले की जांच सेवा विभाग में कार्यरत विशेष सचिव राजशेखर कर रहे थे। दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित फाइल्स भी उन्हीं के पास थी। उसी फाइल को रात के समय उनके दफ्तर से निकाला गया और कहीं ले जाया गया। उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। दोबारा से सतर्कता विभाग विशेष सचिव का कार्यभार मिलने और LG की ओर से मामले की जांच शुरू करने का आदेश मिलने के बाद से उस फाइल को एक बार फिर राजशेखर ने अपने कब्जे में ले लिया। उसी फाइल को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक साजिश करार देते हुए दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के ठीक पहले बीजेपी ने सत्ताधारी BRS की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति के 25 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद 1 दर्जन कांग्रेस विधायकों के BRS में जाने के संदर्भ में ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी BRS की तरह राजनीतिक वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं होगी। संजय ने यह दावा BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव के उस दावे पर प्रतिक्रिया के रूप में किया जिसमें रामा राव ने कहा था कि हैदराबाद में भाजपा नगर सेवक BRS के संपर्क में हैं। संजय ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार की विफलताओं पर सवाल उठा रही है और राज्य सरकार भाजपा को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की
कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीआरएस उम्मीदवारों की 30 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। ये कहते हुए कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भाजपा नेता ने भाजपा को मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना में सड़कों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 2.5 लाख घरों को मंजूरी दी और रेलवे के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। संजय ने कहा कि बीआरएस के नेता कमीशन और जमीन हड़पने के लिए पार्टी निर्वाचन क्षेत्र कार्यालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, हम जनता की समस्याओं को हल करने और लोगों की ओर से लड़ने के लिए भाजपा कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं। इसके तहत कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने धरनी पोर्टल की आलोचना करते हुए कहा कि इससे केवल केसीआर परिवार को लाभ हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि धरनी को केसीआर परिवार द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को अनियमित करने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि धरनी के पीड़ितों के साथ एक जनसभा आयोजित की जा सकती है। संजय ने यह भी टिप्पणी की कि तेलंगाना में कांग्रेस की कोई उपस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसी पार्टी राज्य में एक विकल्प कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये बीआरएस ही है जिसने भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया है। संजय ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व के बारे में बोलना जारी रखेगी। उन्होंने दावा किया कि ये भाजपा की वजह से ही है। कांग्रेस और बीआरएस के नेता चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार से पीएफआई और धर्मांतरण का संगठित रैकेट चलाने वाले गिरोहों को जिस बात का इंतजार था वह सिद्धरमैया कैबिनेट ने पूरा कर दिया और राज्य में धर्मांतरण निरोधक कानून को निरस्त कर दिया। सिद्धरमैया सरकार के धर्मांतरण पर लिए गए इस फैसले को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता बीसी नागेश ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट चाहती है। सिद्धरमैया की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। वे हिजाब को फिर से पेश कर सकते हैं। वे अल्पसंख्यकों के वोटों को आकर्षित करना चाहते हैं। हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। सिद्धरमैया कैबिनेट ने न सिर्फ धर्मांतरण निरोधक कानून को निरस्त किया बल्कि केशव बलिराम हेडगेवार से संबंधित पाठ को भी सिलेबस से हटाने का फैसला किया। जिस वक्त देश भर में धर्मांतरण के लिए संगठित गिरोह सक्रिय हैं, लव जिहाद से लेकर गेमिंग ऐप के सहारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में कर्नाटक सरकार का यह फैसला बड़े सियासी विवाद का कारण बन सकता है। लेकिन कर्नाटक के इस फैसले की आड़ में कांग्रेस देश भर में तुष्टीकरण की सियासत को रंग देने का काम आसानी से कर सकती है। कुछ महीने बाद ही राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा का चुनाव भी कुछ महीनों की ही दूरी पर है। ऐसे में मुस्लिम वोट्स को फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस कर्नाटक सरकार के इस फैसले को भुना सकती है। कांग्रेस का ये फैसला बीजेपी के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसके खिलाफ चुनावी राज्यों में लोकसभा चुनावों में अपने पक्ष में इसे भुनाने की कोशिश कर सकती है। और इसके पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार और अन्य के जुड़े अध्यायों को हटाने का फैसला किया है। पिछली सरकार ने जो भी बदलाव किए थे, हमने उसे बदल दिया। कर्नाटक सरकार के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया। राज्य कैबिनेट ने स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते खोल दिए और इस बात का संकेत दे दिया कि बैठक में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए निकले थे और चाहते थे कि इस बैठक में वे पार्टियां भी साथ आएं जो कांग्रेस की धुर विरोधी हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस से पटती नहीं। इसलिए ममता बनर्जी ने तो पहले से ही कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दे दी और बंगाल में मैदान खाली करने को कहा।
अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस को ऑफर दे दिया है। कांग्रेस दिल्ली और पंजाब से चुनाव नहीं लड़े तो वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब तो छोड़े ही, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा में सीटों का बंटवारा करे। मतलब कि ममता के प्लान पर अरविंद केजरीवाल ने अपना कदम बढ़ा दिया। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेंगी तो एक साथ आने का क्या मतलब? इसके जवाब में भारद्वाज ने कहा कि 2015 और 20 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट्स आई थीं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है। उन्होंने ही कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे वह पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पार्टी में न सिर्फ लीडरशिप की क्राइसिस है बल्कि आइडिया की भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस तरह से खत्म हो गया है, उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब देश की सबसे नई पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो तक चुरा लेती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सारे मैनिफेस्टो झूठे होते हैं, इसलिए हम इसे गारंटी कहते हैं। अब कांग्रेस ने इस शब्द गारंटी तक को चुरा लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेकर आई कि दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पर लोगों को बिजली देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा विरोध किया था। The report, News of India. नवजोत सिंह सिद्धू हों या फिर सुखबीर सिंह बादल, सभी के सभी भगवंत मान पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि पंजाब सरकार को रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बनकर बैठे हैं। हकीकत भी यही है कि भगवंत मान केजरीवाल के इशारों के बिना जरूरत के सिर्फ उनके मकसद को पूरा करने के लिए पंजाब के संसाधनों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने वादे से पलटकर अरविंद केजरीवाल अपनी छवि पहले ही बेहद खराब कर चुके हैं और इसी का नतीजा है कि उनके 2 मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं और खतरे के बादल अब उनके ऊपर भी मंडराने लगे हैं। राजनीति में सादगी का सिद्धांत समझाकर सत्ता में आने और फिर यू टर्न लेते हुए सारे ऐशो आराम के इंतजाम करने का आरोप केजरीवाल पर लग रहा है। ऑपरेशन शीश महल से ये तो साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल देश के सारे नेताओं को ऐश परस्ती के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। 52 करोड़ उन्होंने दिल्ली के खजाने का अपने रहने के लिए बंगला बनवाने में लुटा दिए और अब देश भर में अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार के विमान का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले सरकारी विमान में सवार नहीं हो सकते, इसलिए भगवंत मान को उनके साथ हर वक्त होना पड़ता है। राज्य में जनता का काम बाद में, भगवंत मान सबसे पहले केजरीवाल की सेवा में जुटते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल के अपने दौरों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को साथ रखने का राज से पर्दा उठा दिया। सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान को देश में यात्रा के दौरान अपने साथ रखते हैं ताकि वह मान के सरकारी विमान का इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली भाजपा के सर्व समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरा है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए उन पर गरीबों के कल्याण में लगने वाले पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए शीश महल बनवाने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए भाजपा केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। The report, News of India. कई दिनों तक दिल्ली में हुए ड्रामे के बाद गांधी वाड्रा की कृपा से सिद्धरमैया को कर्नाटक की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन सीएम नहीं बन पाने की कसक डीके शिव कुमार और जी परमेश्वर दोनों के मन में है। लेकिन बड़ी बात यह कि दोनों ने अपने दर्द को छिपाया नहीं बल्कि उसका बयां सरेआम कर दिया और अब खुलकर जी परमेश्वर सामने आ गए। कर्नाटक के गृह मंत्री और प्रमुख दलित नेता जी परमेश्वर के दलित सीएम को लेकर दिए गए बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है। परमेश्वर ने राज्य में दलित सीएम नहीं बनने की बात कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और लगे हाथ
ये दावा भी कर दिया कि कर्नाटक कांग्रेस की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अंबेडकर भवन में विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति सभा में जी परमेश्वर ने कहा कि जब मैं कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, उस दौरान 2013 में पार्टी को सत्ता में लाने के बावजूद मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मेरे नेतृत्व में पार्टी ने सफलता पाई थी। इसके बावजूद किसी ने भी मुझे क्रेडिट नहीं दिया। मैंने क्रेडिट लेने की कोशिश भी नहीं की। 2018 में दलितों की उपेक्षा करने के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। दलितों की उपेक्षा करने वाले तथा कथित बड़े नेताओं को चुनाव में सबक सिखाना था। परमेश्वर ने यह भी दावा कर दिया कि जानबूझकर दलित नेताओं को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। मैं या सामाजिक कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, खाद्य आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा को सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता? उन्होंने दलित नेताओं से हीन भावना छोड़कर एकजुट होने की अपील भी कर डाली। जी परमेश्वर कर्नाटक के बड़े दलित नेता हैं और उन्होंने कभी भी कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी है, लिहाजा उनका बयान कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान कर्नाटक कांग्रेस में जारी सियासी बयानबाजी पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा में बेंगलुरु निकाय चुनाव से पहले दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को खोने का जोखिम उठाए। Bureau Report, News of India.